नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट डाइटिशियन प्रिया मित्तल लाइव हूँ अपने पेज डाइटिशियन प्रिया मित्तल से। आज हमारे साथ बहुत खास गेस्ट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे साथ मिस्टर यशवर्धन त्रिका हैं, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। आज का हमारा पर्पस आपके साथ कनेक्ट होने का है कि आज आपको हम लोग वुमेन के राइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सर हमेशा एक ही बात कहते हैं कि कभी किसी को ये मत दिखाओ कि आप बहुत कमजोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। सर हमेशा जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर वुमेन के राइट्स के बारे में, हमारी फीमेल्स के लिए क्या राइट्स हैं, हमें क्या मिला हुआ है, क्या हमारे पास हमारे शस्त्र हैं, क्या हमारे अस्त्र हैं, तो उससे कैसे हम खुद को बचा के रख सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं सेशन। तो अब वुमेन नो योर राइट्स करके एक सेशन है, तो मैं स्वामी विवेकानंद जी का जो एक कोट है वो कोट करना चाहूंगा कि देयर इज नो प्लेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशंस ऑफ द वुमन इज इम्प्रूव्ड। सो वो भी कह के गए हैं कि जब तक कंडीशन औरतों की सुधरेगी नहीं, तब तक इस दुनिया का विस्तार जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। इस समय आज हम देखते हैं हर क्षेत्र में आज हमें फीमेल्स देखने को मिलती हैं, चांद से लेकर अर्श तक, फर्श तक, हर जगह में फीमेल्स देखने को मिलती हैं। आज ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपनी जगह अब नहीं जमाई है। उसी से जुड़ता हुआ जो सर आपसे आज जो हमारे सवाल हैं, वैसे तो जब कल मैंने पोस्ट किया कि हमारे साथ आज एक एडवोकेट कनेक्ट होने वाले हैं एक टॉक सीरीज के लिए, तो लाइन ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास थे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन है सर आपका, यहाँ पर वुमेन्स के लिए उनकी पर्सनल लाइफ में क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स उन्हें मिले हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। मैम वुमेन, अब हम देखिए, अगर हम लॉ को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो राइट्स हैं लॉ सेंट्रिक वो वुमेन के लिए ही है। बिल्कुल ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं जैसे आपका कोई भी आपको डोमेस्टिक वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट, तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके एक अलग से जो है गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है, वेरन की कोई भी अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ से कि फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज या फिर आपका वर्बल एब्यूज, कोई भी तरह का एब्यूज होता है तो वो उस एक्ट में कवर होता है। दूसरी बात, अगर कोई आपका क्रूएल्टी होती है, क्रूएल्टी जो होती है सबसे ज्यादा होती है हस्बैंड की तरफ से, उसके बाद उनके रिश्तेदारों की तरफ से, जैसे कि उनके माता पिता हो गए, तो वो सबसे ज्यादा क्रूएल्टी करते हैं अपनी क्या कहते हैं बहू, क्या उनके ऊपर सबसे ज्यादा वो क्रूएल्टी करते हैं। तो उसके लेके जो है ना वो अलग से एक लॉ बनाया हुआ है कि अगर क्रूएल्टी आपके साथ होती है तो आप उसको अगेंस्ट आप डाइवोर्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो सर किस चीज को हम क्रूएल्टी में काउंट करेंगे? क्रूएल्टी में आप मेंटल टॉर्चर होता है कि आप दहेज नहीं लेके आए, या फिर आपने जो है हमारी ये जरूरतें थी शादी में वो पूरी नहीं हुई, उस चीज को लेके वो बार बार आपको वो रोज के रोज टॉर्चर करते हैं। जैसे कि आजकल देखा जाता है बॉडी शेमिंग, मतलब हर जगह हम सुनते रहते हैं, है ना, बॉडी शेमिंग बड़ा सुनने में आजकल हमें आ रहा है। तो क्या इसके लिए भी कोई आपके लॉज हैं क्या? बॉडी, जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रूएल्टी की, है ना, यहाँ बात कर रहे हैं हम मेंटल टॉर्चर की, तो क्या बॉडी शेमिंग भी उसका एक पार्ट है? आप मेंटल टॉर्चर वर्ड्स के थ्रू हो या फिर फिजिकल के थ्रू हो, वो अगर आप बॉडी शेमिंग को स्पेसिफिकली बात करेंगे तो वो उसमें आता है, क्या कहते हैं, आपका लूजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ओके, दैट इज अलग अ डिफरेंट क्राइम। ओके, wherein when we do for cruelty it is a different crime. ओके। क्रूएल्टी में हम क्या क्या काउंट करते हैं? आपने बताया एक मेंटल हेरेसमेंट हम काउंट करते हैं, है ना, और हम क्या काउंट करते हैं उसमें? क्या राइट्स हैं उसके लिए? वुमेन क्या अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या इनिशिएटिव वो ले सकती है, क्या स्टेप्स ले सकती हैं? मैम वो प्रोटेक्शन के लिए पहली बात तो वो कंप्लेन कर सकती है पुलिस में। दूसरी बात, आप उसके थ्रू अपना अगर आप सिविल रेमेडी चाहते हैं तो डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके बाद डाइवोर्स के बाद आपका जो बचता है वो रहता है कि अब डाइवोर्स हो गया, बिछड़ गए, तो भैया मेरा खर्चा दो, तो उसके लिए मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस हम अगर आप बात करते हैं डाइवोर्स की, तो ये इज अ कॉज है, सिविल और क्रिमिनल बोथ टेक प्लेस इन दिस। हम इसमें सिविल की बात करते हैं तो वो डाइवोर्स होता है, लेकिन क्रिमिनल में जैसे जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें हमने मेंटेनेंस की बात करी हुई है। तो वो मेंटेनेंस हम वहाँ से एक दो तरह से मेंटेनेंस होता है मैम, एक होता है परमानेंट एलिमनी और एक टेम्परेरी होता है कि आप मुझे मंथली देते रहो। परमानेंट में आप एक लमसम अमाउंट उसको दे देते हो कि इतना आपको मैंने दे दिया, जो हमने अभी ऋतिक रोशन के केस में देखा कि 14 करोड़ रुपए वो लेके गई, तो वो एक परमानेंट एलिमनी वो लेके गई। तो ये डाइवोर्स एक आपके पास क्रूएल्टी में रेमेडी है। वेरिन अब आप एडल्ट्री बात करते हैं तो एडल्ट्री पहले ऑफेंस था, अब ऑफेंस नहीं है। और इस तरह से आपके जो, जैसे अब मेन बात होती है कि शादी के टाइम पता लगता है कि वो शादी के टाइम तो लड़का दिख रहा होता है, बाद में पता लगता है कि नहीं वो जेंडर उसका गे है मैं या फिर कोई ट्रांसजेंडर है,
तो वेरेन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए फिर हम चीटिंग या फ्रॉड में जाते हैं। अच्छा, ये भी इसके लिए भी केस फाइल किया जा सकता जी है, क्योंकि आजकल तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को आ रहे हैं जी जहाँ शादी के बाद में हमें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ इश्यू था जो हमें बाद में पता चल पा रहा है, तो उसके लिए भी कुछ राइट्स हैं। उसके लिए- देखिए, एक तरीका आपने बताया कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ के जो हम बात करें कि आप खुश नहीं है ना, सेटिस्फाइड नहीं है, या आप किसी भी तरह का मेंटल हरेसमेंट अगर आपको किया जा रहा है, जी तो उस केस में आपने बताया कि एक तरीका ये है कि आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, जी। एक तरीका आपने बताया कि कुछ मेंटेनेंस उनसे आप क्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? जी, एक होता है लीगल सेपरेशन, वेरेन हम देखते हैं कि डाइवोर्स जो होता है वो एक तरह से ये होता है कि सोसाइटियल बेनिफिट उससे हमें मतलब बैकवर्ड हो जाते हैं। तो कोर्ट ने क्या किया है कि लीगल सेपरेशन अब दे दिया है कि आप डाइवोर्स मत लीजिए, लेकिन आप दोनों अलग रहेंगे जब तक आपके अंदर सहमति नहीं आती कि हम साथ रह सकते हैं। ओके, तो ये लीगल सेपरेशन है। तो क्या उस दौरान भी जो हस्बैंड होता है, जो स्पाउस होता है, अपने फीमेल पार्टनर को सपोर्ट करता है? जी, वो सपोर्ट आपको चाहे मेंटल करें या फिर फाइनेंशियली करें, वो सपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक। सो सर, जैसा कि इसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, जैसा आपने बताया कि शादी के बाद अगर आपको पता पड़ता है कि जो आपका पार्टनर है वो गे है, ट्रांसजेंडर है ना? सो उस केस में उनके ऊपर फ्रॉड का केस किया जा सकता है। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और चीटिंग, ठीक है, ये केसेस किए जा सकते हैं। जी तो क्या इसी दौरान कुछ ऐसा भी कि अगर एक कपल अगर साथ में रहे, दो लोग साथ में रहते हैं, तो दो लोग जब साथ में रहते हैं तो पूरी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जी है ना? साथ में रहने का मतलब ही है कि वो एक कपल है। तो क्या कुछ ऐसा है कि अगर उन लोगों के बीच कोई इंटीमेसी नहीं हुई है तो उसके लिए भी कोई राइट है, कोई लॉ ऐसा बना हुआ है जिसके लिए जी। फीमेल आगे आ सकती है? वो फिर इसमें ये होता है कि अगर आपको पता लगता है कि मेरा जो है क्या कहते हैं 1 महीना हो गया और या फिर 10 दिन हो गए एंड वी डिडंट गेट इंटीमेट, तो उसके लिए ये होता है कि फिर आपको, अगर आप वाइफ आगे होके जा रही है कि मेरे को ये इंटीमेट लगते हैं, या उसे हम लीगल टर्म्स में कहते हैं इम्पोर्टेंट, ओके, तो जब आप इम्पोर्टेंसी प्रूव करने जाते हैं तो यू हैव टू प्रूव विद मेडिकल रिकॉर्ड्स कि वो इम्पोर्टेंट क्यों। तो वेरेन हमारे पास उनके वो स्पर्म काउंट का वो आता है, एक मेडिकल टेस्ट होता है, ओके, वो जब तक आप नहीं लेके आते हैं तो वो इम्पोर्टेंसी प्रूव करनी कोर्ट के सामने वो नहीं हो पाती। तो इसलिए अब ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। ओके, इम्पोर्टेंसी भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए, अगर आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है या फिर इनके साथ में अगर आगे चल के मेरा नहीं हो पाएगा, जो कि एक मैरिड लाइफ में जरूरी है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेंट हो और आपको नहीं संभाल पाएंगे तो आप डाइवोर्स कर दीजिए। ठीक है सर। सो यहाँ पर मेरा एक अगला क्वेश्चन इसी के साथ और जुड़ा हुआ है सर। जैसा एक पार्ट तो ये रहा कि वो इम्पोर्टेंट है पर्सन, है ना, वो फिजिकली फिट नहीं है ना? एक पार्ट यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है कि वो सब कुछ ठीक हो लेकिन शायद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। जी, तो उस केस में भी क्या कोई राइट्स हैं, कुछ लॉज हैं? जी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यही है कि वो क्या कहते हैं एडल्ट्री है। अब जैसे कि लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है 2017 में कि एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस, पहले वो ऑफेंस था। तो फिर आपके पास वही बनता है कि आप पुलिस कंप्लेंट करें उस चीज़ को लेके, उसे बताएं कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। दैट इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर सेक्शन 13, उसे हम कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, जो डाइवोर्स को सपोर्ट करता है कि ही इज एंगेज्ड विद सम अदर वुमन एंड नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम। तो उसमें आपका ये डाइवोर्स का मैटर फिर दोबारा आता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज हमारी फीमेल्स फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी है, कहीं से कहीं तक है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि नहीं देखा जाता। लेकिन उसके साथ साथ बात आती है उनके प्रोटेक्शन की, कि आज अगर जब वो घर से बाहर निकलती तो आज की महिला, आज की फीमेल कितनी सेफ है। आए दिन केसेस हमें देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं रेप हो गया, कहीं किसी को मार दिया, या इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं और आए दिन हम ये सब देखते रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे वर्क प्लेस की, वर्क प्लेस पे हम लोग जाते हैं, जितनी भी हमारी स्किल्स है उनको हम कैसे बेस्ट वे में, बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना, कैसे हमारी ग्रोथ हो सकती है ना, हम अपनी फैमिली में कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सबके लिए हम आगे बढ़ के जाते हैं। लेकिन जब जिस जगह आप, जिस उम्मीद से गए अपने वर्क प्लेस पर, अगर वही आपके हित में ना रहे, वहीं पर आपको लगे कि आपको मेंटली हरेस किया जा रहा है, सेक्सुअली आपको हरेस किया जा रहा है, जैसे आए दिन केसेस आते रहते हैं, तो उस केस में हमारी फीमेल्स की क्या राय है? उस केस में क्या कुछ ऐसा है जो उनके हित में है, जो उनके फेवर में है, जो उनको बचा सकता है? मैम, इसके लिए अब ये फर्स्ट केस जो हुआ था, ये केस का नाम मैं इसमें कोट करना चाहूँगा क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट का उसी केस से ही आया है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, वो केस ने ही सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया, वेरिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन बताई थी व्हाट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हरासमेंट। उसके बाद जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट 16 years after that case,
they took 16 years to form a law wherein they were about to mention that what sexual harassment means at workplace. So when जब सरकार बात करती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए या फिर महिलाओं का हमने एम्पावरमेंट करना है, तब भी उनको 16 साल लगते हैं एक लॉ बनाने में जो वो एम्प्लॉय को अपना प्रोटेक्ट करे। तो वो एक्ट का नाम ही यही है, सेक्सुअल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। 2013 में ये लॉ आया था। नाउ यू कैन इमेजिन व्हेन द जजमेंट वाज पास्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिर उसमें इन्होंने बताया कि आप सेक्सुअल हरासमेंट जो है 2-3-4 उन्होंने फॉर्म्स बताई थी कि कैसे कैसे सेक्सुअल हरासमेंट होता है। एक तो आपका इम्प्लिसिट, अगर आपका जो बॉस है वो आपसे कहे बार बार कि आई वांट सम सेक्सुअल बेनिफिट फ्रॉम यू, या फिर वो आपसे कहे कि मैं आपका ये काम नहीं करूँगा जब तक मुझे आप ये बेनिफिट नहीं दोगे। रिसेंट केस वाज व्हेन द बॉस ऑफ द एम्प्लॉय टोल्ड कि you sit on my lap until and unless you don't sit on my lap, I don't do your work. Okay. I will not pass certain orders that would be fair with you. Okay. So ऐसे केसेस आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब जो लॉ है इसमें 2 तरह के उन्होंने रिड्रेसल फोरम बनाए, वेरिन जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय, तो उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनती है अंदर ही अंदर, वो उस केस को देखती है कि कैसे ये सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। और अगर आपको लगता है कि वो जो इंक्वायरी कमेटी है वो बायस्ड है, क्योंकि वो कहाँ बनी है, मालिक के घर में, बिल्कुल, तो मालिक के घर में वो बनी है तो ऑब्वियसली बायस्ड बनी है, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो वो बायस्ड बनेगी तो उसके लिए फिर हम कोर्ट में अप्रोच करते हैं। और वो कोर्ट सिविल कोर्ट ही होती है फिलहाल के लिए। उसके बाद फिर हम बाद में उसको क्रिमिनल में ले जाते हैं। तो उससे क्या उनको क्या होता है, लाइक उससे उनको जेल भी हो सकती है या किस तरह का, किस तरह से फिर लाइक जो हमारी गवर्नमेंट है जैसे आप बात कर रहे हो और सरकार की, तो कैसे उनको इस चीज का फिर न्याय मिलता है, क्या रहता है इस केस में? एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट या एक वाइड डेफिनेशन, जैसे आपने ही बताया अभी कि अभी एक रिसेंट में केस था जहाँ पर ऐसे कैंडिडेट फीमेल को बोला गया कि नहीं, जब तक आप मेरी लैब में नहीं बैठते हो तब तक आपको ये मैं अप्रूवल नहीं दूंगा, है ना। लेट्स से अगर यही केस है तो इसमें किस तरह के जनरली डिसीजंस आते हैं, क्या रहता है इसमें? जैसे अक्सर आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो किस तरह के डिसीजंस आपके पास आते हैं, क्या आपको जजमेंट उसमें गवर्नमेंट देती है? उसमें ना फिर आपको ये पूरी इंक्वायरी वो ट्रायल से चलता है, क्रिमिनल ट्रायल चलता है कि उसके अंदर हम फिर पुलिस कंप्लेंट फाइल करते हैं, एफआईआर होती है, वी फाइल गो फॉर लूजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन अंडर 509 आईपीसी। तो उसके अंदर वी गो फॉर अ ट्रायल, उसके अंदर टाइम लगता है। अब प्रूव करने में कोर्स तो ऐसे ही है मैम, टाइम तो लगता है 2-3 साल लगते हैं आराम से उसको प्रूव करने में मिनिमम। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि हम घर में कितना कुछ फेस कर रहे होते हैं, हमारे वर्किंग प्लेस पर हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन सोसाइटी के डर से कितनी बार हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, हम आगे नहीं आते बताने के लिए कि हमें बोल ही नहीं पाते दैट आई एम नॉट सेफ, हमें ये सेफ्टी वाली फीलिंग ही नहीं आती, सिक्योरिटी वाली फीलिंग ही नहीं आती। तो क्या आपको क्या लगता है जिस तरह का हमारा सिस्टम है, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह का सिस्टम है क्या फीमेल्स वो सही कर रही है नहीं आगे आना? क्योंकि आगे जब आती है तब भी तो 2-3 साल लग ही जा रहे हैं। मैम वो अब क्या है ना, लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन जितनी आवाज एक औरत अंदर से निकालेगी उतना उसका बेनिफिट होगा। अगर आप अर्बन एरियाज में देखते हैं सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस अर्बन एरियाज में, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहां पे ये है कि अगर वो कहीं आगे जाके जाएंगी तो कुछ गांव तो ऐसे हैं जो वो मर्डर हो जाता है लेडी का कि तो आप गए कैसे, कुछ उनको डराया धमकाया जाता है, उनकी रोज मारपीट होती है। तो इस तरह के केसेस बचने के लिए हम जितना आगे आएंगे उतना महिला का विकास हो। तो इनिशियली लेट्स से अगर हम बात करें, जैसे जो लोग जैसे अर्बन एरियाज की अगर हम बात करते हैं, लोग अगर अवेयर नहीं है, फीमेल्स अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेकर, और उनके साथ घर में किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, मारपीट उनके साथ की जा रही है, तो आप क्या बताएंगे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या उसको पुलिस के पास जाना चाहिए, क्या उसको डायरेक्टली कोई मतलब केस फाइल करना चाहिए, मीडिया में जाना चाहिए, क्या उनके पास एक सरल सहज रास्ता हो सकता है जिससे वो खुद को बचा सकती है, जिससे वो अपने पर बीती आप बीती दर्द को आगे बयां कर सकती है? मैम जैसे रूरल एरियाज में बात करते हैं, अर्बन एरियाज में, तो इसमें क्या होता है, मीडिया का एक्सेस उनके पास होता है, क्योंकि दे आर दी वाइफ्स ऑफ ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर और सम सर्वेंट टाइप्स, तो उनके पास मीडिया का एक्सेस होता नहीं है। दे कांट हायर अ लॉयर, दो वी हैव अ लीगल एड सेल, बट उसमें कोर्ट तक जाना, उसमें धक्के खाना वो उनको करना पड़ता है। लेकिन शुरुआत की अगर आप वो चीज देखनी तो यू कैन फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। अब पुलिस कंप्लेंट भी वो लिखते हैं, कभी कभार वो नहीं लिखते, ऐसा बोलते हैं कि अब मान लीजिए मैं फिलहाल इधर बैठा हूँ, अब सपोज वी आर इन एक्स प्लेस और हमारा जो ऑफेंस हुआ है वो वाई प्लेस में हुआ है, तो पुलिस सेज कि नहीं मैं आपका ऑफेंस वाई प्लेस में हुआ है,
तो हम एक्सप्रेस में उसको फाइल नहीं करेंगे एफआईआर। ओके दैट इज रॉन्ग। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर वेयर द पुलिस इज बाउंड टू राइट एन एफआईआर, एंड उसके बाद उनको करना ही पड़ेगा, उसके बाद वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके दे कैन ट्रांसफर टू एक्स लोकेशन। देखिए सर ने हमें यहाँ कितना अच्छा पॉइंट बताया है। काफी बार जब ऐसा होता होगा कि जब हम अपनी आवाज लेकर जाते हैं, अपनी परेशानी को हम लेकर जाते हैं ये सोच कर कि कोई हमें मदद करेगा, कोई हमें हेल्प करेगा, लेकिन पुलिस खुद को ये बताकर आपको पीछे कर देती कि नहीं मैं तो उस एरिया में था और केस उस एरिया में हुआ है तो मेरे अंडर ये केस नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी फेस करना पड़ा है या कभी ऐसी सिचुएशन में आप आते हैं तो आप ये बोल सकते हैं, ये आपका राइट है कि नहीं, यू हैव टू फाइल द केस, यू हैव टू फाइल द एफआईआर, क्योंकि वहां पर उसके बाद वो केस ट्रांसफर हो जाता है। जी, तो वो उसके बाद फिर वही केस वो जैसे उनको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो वैसे ही करते हैं। ओके सो सर जैसे कि आजकल ये तो मैं खुद पर जैसे आपसे बात हो ही रही है तो मैं अपने ही यहाँ पर जैसे मैंने बीच में भी कुछ पोस्ट किए थे, जैसे मैंने देखा कि कुछ पिक्चर्स पिक करके इसमें फेक अकाउंट्स बना दिए गए, फेक प्रोफाइल इसमें क्रिएट हो गई। तो ऐसे और भी लोग इस चीज को फेस कर रहे होंगे, है ना? तो हो सकता है मेरे पास माध्यम था, मैंने आगे इस चीज को बता दिया, शायद कुछ लोग या कुछ लोगों के पास होगा भी माध्यम जो डर की वजह से नहीं बोल रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा आप कुछ फेस कर रहे हैं, जब ये साइबर क्राइम का शायद से पार्ट होगा, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, तो इस केस में क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए इस केस में? मैम ये साइबर क्राइम को लेके ऑफेंस है तो एक पुलिस में अलग से डिपार्टमेंट होता है साइबर क्राइम से। ओके वहाँ के भी उसमें भी पुलिस अधिकारी ही बैठते वहाँ भी एसीपीज वगैरह ही। तो उनको आप रिटर्न कंप्लेंट देते हो कि मेरे साथ फलानी जगह ये मेरा अकाउंट बना के मुझको जो है मिस ट्रीटमेंट किया जा रहा है, या मेरी जो इमेज है वो खराब की जा रही है। तो वो उसको फिर ट्रैक करते हैं कि ये अकाउंट बना कहाँ पे बना, और वो ट्रैकिंग आईपी एड्रेस से होती है। कि अकाउंट इतने टाइम वो आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हैं, कितने बजे बनाया और कौन सी लोकेशन में बनाया, वो सब उनको पता लग जाता है। और फिर उसको वो ट्रेस करते हैं कि भाई बंदा कौन है या फिर किसने बनाया। उसके बाद उसको जो है उसको लेके आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वेरन की वो बताते हैं कि फलाने सेक्शन के अंदर आप जो है इसको ऑफेंस बनाया, उसके ट्रायल चलता है उसको। नॉर्मल वो साइबर सेल में ही कंप्लेंट जाती है। ओके तो उस केस में फिर क्या होता है? फिर वो अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है या जिन लोगों ने वो अकाउंट क्रिएट किया था उनको पकड़ा जाता है, उनको ऐसे जेल होती है, क्या होता है उस केस में? मैम वो अकाउंट बंद करके पहले वो देखेंगे कि वो किस ग्रेविटी तक है, डिफेम करना है। ओके अब वो डिफेम इतना हो गया कि अगले को पता लग गया, जैसे एक्स बंदे को पता लग गया कि मेरे साथ ये अकाउंट हुआ है और मेरा इतना लॉस हो गया इस चीज से, तो he or she can file a complaint for defamation. Okay. Defamation are also two types, wherein we can go for civil or criminal. Okay. Civil we demand for monetary benefit. Criminal में हम फिर उसको उसका imprisonment maximum for 3 to 4 years we can get imprisonment. जैसे आज देखा जाता है, आज जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, आज वो कमिटमेंट से बड़ा डरते हैं। कमिटमेंट नहीं है किसी चीज को लेकर, काम को लेकर बिल्कुल देखा गया है वो जज्बा, लेकिन आज ये देखते हैं कि आज लोग लिव इन में रहना बड़ा पसंद करते हैं, है ना? एक शादी के नाम से कहीं ना कहीं डर सा रहता है कि नहीं शादी नहीं करनी है, लिव इन में रह सकते हैं, हम पहले समझ लें एक दूसरे को, है ना? तो उस केस में क्या अभी जैसे आजकल बड़ा ये लिव इन वाला चीजें आ रही थी ट्रेंड में, बहुत सारा न्यूज़पेपर में बड़ी कवरेज मिली इस चीज को, तो इस तरह के भी कोई लॉज है आज की हमारे इंडिया में? क्या लिव इन में रहना लीगल है या इलीगल है? मैम अभी तो लीगल है, और लिव इन को स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो कोई लॉ नहीं है उसको लेकर। ओके लेकिन through various precedents or judgments of Supreme Court and High Court, we can say that it is a legal thing. Okay. And that legal thing is to be considered when they stay for a considerable period of time. Considerable में भी कितना? Considerable is not defined. Okay. It's a resolution. Okay. Court thinks that it is a considerable period of amount that they are staying with, sharing the household or sharing the expenses. तो वो फिर उसको कहते हैं कि they are in a living relationship. Okay. Suppose someone is staying for 2 months and they claim that we are in living relationship. Court doesn't understand this. Okay. But यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं किया ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो किस ग्राउंड पे वो इस चीज को बताएंगे? वो ये बताते हैं कि आपका जो लिव इन रिलेशनशिप है, both the parties are in such a position that they are legal or they are bona fide to get into a relationship, and after that relationship they can enter into a marriage state. Okay. अगर उन्हें लगता है कि ये चीज पॉसिबल है, कंसिडरेबल टाइम वो एक दूसरे को देते हैं, तो उसमें वो अगर इन्हीं दौरान उनका बच्चा हो जाता है, तो वो
जो सन या डॉटर जो भी है वो भी एक लेजिटिमेट चाइल्ड है। ओके, वो भी लेजिटिमेट पहले था, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना कर दिया कि नहीं, अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं एंड दे स्टे इन अ लिविंग रिलेशनशिप फॉर 4 years and they get a child, so that is also a legitimate child, ओके, and then he or she will get equal rights whatever the child is. तो लिव इन रिलेशनशिप फिलहाल के लिए इज अ लीगल थिंग, ओके। और अगर वो अलग भी होते हैं वी कैन गो फॉर मेंटेनेंस फॉर दैट। अच्छा, लिव इन में भी मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। तो Maintenance- फिर सर डिफरेंस क्या रहा यहाँ पर? मैं डिफरेंस खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर किसी अगर एक कपल साथ में रहता है, उनकी शादी हो गई, एक तरीका है कि शादी नहीं हुई, किसी एक्ट के अंदर उनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, वही सारे बेनिफिट्स वो शेयर कर रहे हैं साथ में, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये हुआ क्योंकि वहां पर भी वो डाइवोर्स हो सकता है, वहां पर भी मेंटेनेंस क्लेम हो सकती है, जब लिव इन में रह रहे हो तब भी यू कैन क्लेम फॉर द मेंटेनेंस। जी, उसमें ये होता है कि आप जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं दे गेट वेरीड। अगर आप प्रोसीजर के थ्रू चलते हैं, आप शादी करवाते हैं, तो उसके बाद वो प्रोसीजर, वो जो शादी होती है वो प्रॉपर राइट्स एंड सेरेमनीज के थ्रू होती है। बिल्कुल, दैट प्रॉपर राइट्स एंड सेरेमनीज आर नॉट परफॉर्म्ड इन लिव इन रिलेशनशिप। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में 4-5 साल से रह रहे हैं, तो उनका ये होता है कि हम एक बंधन में आ गए थे, जो कि सोसाइटी ने हमें रिकॉग्नाइज करा है, और लॉ के थ्रू हम रिकॉग्नाइज, लॉ इसका स्पेसिफिकली कोई है नहीं, तो कोई स्पेसिफिकली प्रोसीजर हम कहें कि वो डिफाइंड है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, बट as per the facts and circumstances of the case, Supreme Court had held that maintenance can be granted, क्योंकि वो भी उन्होंने एक वाइफ डेफिनेशन होती है। ओके, When we go for this this relationship was first recognized by protection of domestic women from domestic violence। ओके, यहाँ पे जो वाइफ की डेफिनेशन है, जो लिव इन उसमें जो कवर होता है, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में जो वाइफ है वो भी कवर होती है। ओके, इसलिए वो कहते हैं कि जब वो कवर हो रही है तो फिर इनको मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए, क्योंकि वुमेन अगर एक दूसरे के साथ एक से साथ रही हैं, दे गेट इंटीमेटेड, दे गेट अ चाइल्ड, सो व्हाट अबाउट हर लाइफ, he or she gets wasted। डेफिनेटली। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, इक्वल राइट्स हमें देने। ओके, सो यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो इंडिया में लीगल है, अभी वो इलीगल नहीं है, और उसमें भी आपके कुछ राइट्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट है आपके मैरिड कपल से। जी, बिल्कुल जी। सो हमारे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो काफी सारे थे, लेकिन इस सेशन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, पेंडिंग है, तो आप आगे वाली सीरीज में हमसे फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। सर, आपके इतनी कीमती समय के लिए शुक्रिया। बस मैं बाकी बस मैं यही कहना चाहूंगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, और कहीं पर अगर कुछ आप फेस कर रहे हैं, जिस चीज से आपको लगता है कि आपको कहीं पर हमारी गवर्नमेंट से, हमारी जुडिशरी सिस्टम से कहीं पर मदद चाहिए, तो उस चीज के लिए आगे आए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइट हैं जो हमें आज भी बचा सकते हैं। इस चीज को लेकर मैं एक कोट कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, कि नो वन कैन मेक अ वुमन फील इंफीरियर until and unless her consent is involved in that। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सर। शुक्रिया सभी दर्शकों को हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।